हेलो एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है एग्रीकल्चर उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि हमने इससे पहले एग्रीकल्चर के ऊपर अपनी एक वीडियो बनाई है, लेकिन उसमें सिर्फ हमने इससे रिलेटेड जो क्रांति है उनको शामिल किया था कि कृषि में सुधार के लिए या जो भी प्राथमिक क्रियाएं हैं उनमें सुधार के लिए कौन कौन सी क्रांतियाँ, कौन कौन सी रिवॉल्यूशंस इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई हैं उनके बारे में हमने बात की थी। थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर के बारे में भी उसमें हमने शामिल करने की कोशिश की थी। आज हम पूरा एग्रीकल्चर टॉपिक क्या है, इसमें कौन सी फसलें आती हैं और कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, उनमें कौन कौन सी मुख्य खाद्य फसलें हैं, अखाद्य फसलें हैं, कौन सी कब उगाई जाती है, कब काटी जाती है, या उसमें कौन कौन से गेहूँ, बाजरा, ज्वार किस में शामिल होता है, किस में नहीं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, पहले तो एग्रीकल्चर जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जो दो शब्दों से मिलके बना है, एग्री प्लस कल्चर। एग्री का मतलब होता है मृदा, मिट्टी, भूमि, ठीक है। और कल्चर का मतलब होता है जुताई करने का तरीका या कृषि करने का तरीका। तो मृदा की किस प्रकार जुताई की जाती है, उनका तरीका क्या होना चाहिए, या फसल उगाने का तरीका क्या होना चाहिए, किस प्रकार से अपनी फसल में नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उसको उच्चतम गुणवत्ता वाली बनाना, ये सब जो पढ़ा जाता है वो एग्रीकल्चर में हम पढ़ते हैं। अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि 1950 और 51 में, मतलब जो 1960 का जो दशक था उस टाइम पे भारत की जो जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद था उसमें कृषि का केवल 5% योगदान था, लेकिन आज के टाइम में वो बढ़कर 13.9% हो गया है। भारत की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि आजीविका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, और ये आप सबको पता होगा कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। लगभग जो जितने भी उद्योग हैं उनमें एज ए कच्चा माल, एक रॉ मटेरियल प्राथमिक क्रिया से प्राप्त होता है, और इसमें एग्रीकल्चर का काफ़ी बड़ा रोल है। विश्व की लगभग 50% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। आपको पता होगा 1970 के दशक में 1966-67 में हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति विश्व में नॉर्मन बोलार्ग इसके जनक माने जाते हैं, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में MS स्वामीनाथन इसके हरित क्रांति के जनक रहे। और इसमें हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो चावल और गेहूं के उत्पादन, उनकी पैदावार में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। भारत में मिश्रित कृषि की जाती है। मिश्रित कृषि क्या होती है? मिश्रित कृषि में हम कृषि भी करते हैं और साथ में पशुधन पालन भी करते हैं, यानी कि फसल तो उगाएंगे, साथ में जानवरों को भी पाला जाएगा, जैसे मत्स्य पालन हो गया, आपका पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, या सेरिकल्चर हो गया। इस तरीके से जो कुल मिला के भारत के अंतर्गत मिश्रित कृषि की जाती है। कृषि जो है वो 3 भागों में बांटी जाती है ऋतु के अनुसार। जो कृषि है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, खरीफ, रबी, जायद। खरीफ जो क्रॉप्स होती हैं वो सावनी फसल भी इन्हें कहते हैं। सावनी फसल क्योंकि सावन के मौसम में उगाई जाती है, जून जुलाई में ये उगाई जाती है खरीफ। पहले हम देखेंगे कि ये कब उगाई जाती है, इनका टाइम पीरियड हार्वेस्टिंग वाला बाद में बात करेंगे। पहले हम इनकी जब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है वो कब है, तो खरीफ जो फसल है वो सावनी फसल है जो जून में उगाई जाती है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में उगाई जाती है, जिसे अगर हम अपने हिंदी महीनों के अनुसार बताएं तो आषाढ़ के महीने में उगाई जाती है, इसीलिए इन्हें आषाढ़ी फसल भी कहा जाता है। खरीफ की फसल, सावनी फसल और ये आषाढ़ी फसल। अब
थर्ड जो है वो जायद फसल है। जायद फसल कौन सी होती है? चारा फसलें होती हैं जिनमें मुख्यतः जो पशुधन है ना हमारा, उनके लिए चारा उगाने के लिए इस टाइम पे जो फसल उगाई जाती है, किस टाइम पे? रबी और खरीफ के बीच में, जब 1-2 महीने का, 2-3 महीने का गैप होता है, उस टाइम पे जो फसल उगाई जाती है वो जायद फसलें होती हैं। इनमें आपकी ये खरबूजा, ककड़ी, जो मतलब सलाद वाली जो चीज़ें होती हैं उनको उगाया जाता है, और जायद फसलें, और इनका दूसरा नाम चारा फसलें हैं। अब कुछ कल्चर्स हैं। कल्चर मतलब कल्चर होता है स्टडी, अभी हमने बताया जुताई करने का तरीका, और दूसरा इसका अध्ययन करना, स्टडी करना, किसी चीज़ को उगाने का क्या तरीका है। अब इन्होंने जैसे पहले बोला है पीसी कल्चर, पीसी जो पीसीज के लिए यूज़ होता है, पीसी कल्चर यानी कि मत्स्य पालन, मछली पालन। एपीकल्चर, एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन, ये आपको याद करना होगा। इसमें कोई ऐसे ट्रिक्स नहीं है कि हम बताएं और आपके दिमाग में छप जाए, तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी इनको याद करने में। पीसीकल्चर मछली पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, हॉर्टिकल्चर बागवानी जिसमें फल फूल सब्जियां ये उगाया जाता है, ये बागवानी। फ्लोरिकल्चर होता है फूलों के उत्पादन से संबंधित, और ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर फूलों से संबंधित, ओलेरिकल्चर सब्जियों से संबंधित, वर्मीकल्चर केंचुओं का पालन। वर्मीकल्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है फार्मर्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, काफ़ी मदद करते हैं ये खेती में। सेरीकल्चर रेशम उद्योग, मोरिकल्चर ये रेशम कीट से संबंधित है ये भी, और विटिकल्चर अंगूर की खेती करना। ये विटिकल्चर मोस्टली जो हमारे ये भूमध्य रेखीय प्रदेश है वहाँ की जाती है, ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अंगूर की खेती। अब कृषि की कुछ पद्धतियाँ हैं, पद्धतियाँ यानी कि कृषि करने के तरीके। इसमें पहली आती है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि काफ़ी लंबे समय से, आदिकालीन समय से चली आ रही है। आपने पढ़ा होगा वैदिक संस्कृति में या सिंधु घाटी सभ्यता टाइम में कि उस टाइम पे लोग कृतन एवं दहन कृषि करते थे। कृतन एवं दहन कृषि स्थानांतरित कृषि का ही दूसरा नाम है, जिसमें स्थान बदल बदल कर कृषि की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, एक जगह पे पेड़ काटे जाते हैं, उनसे जो राख उत्पन्न होती है उनको जलाने के बाद उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है और फिर वहाँ खेती की जाती है। कुछ फसलें उगाने के बाद 3-4 जब उस पर फसल उगा लेते हैं तो माना जाता है कि अब मिट्टी की जो उर्वरता है, जो उसकी उर्वरक क्षमता है वो ख़त्म हो गई है, इसीलिए फिर उस स्थान को छोड़कर लोग दूसरे स्थान पे जाते और वहाँ के पेड़ जला के वहाँ कृषि की जाती है। जब तक जो पुराने स्थान पे जहाँ उन्होंने पहले पेड़ काटे थे वहाँ पौधे उगना शुरू हो जाते हैं, और जब उस स्थान की जहाँ दूसरे जाके उन्होंने किया है सब साफ, उसकी उर्वरता समाप्त हो जाती तो फिर वो किसी तीसरे स्थान पे चले जाते हैं, फिर ऐसे चौथे पे, और फिर वो वापस पहले स्थान पे भी आ जाते हैं। ये होती है स्थानांतरित कृषि। मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया है। इसके कुछ और भी नाम हैं, जैसे एक तो मैंने बताया आपको कृतन एवं दहन कृषि, दूसरा काटो और जलाओ कृषि, तीसरा बुश फैलो कृषि, और इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कृषि पद्धति होती है स्थानबद्ध कृषि पद्धति। स्थानबद्ध यानी कि एक जगह पे बंध जाना, बंधन वाली जो कृषि होती है, एक ही स्थान पर स्थायी तौर से कृषि की जाती है। पूरे विश्व में लगभग जो कृषि की जाती है वो स्थानबद्ध कृषि ही है, और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो भारत में भी स्थानबद्ध कृषि ही की जाती है। एक ही स्थान पे कृषि करेंगे, कोई इधर से उधर नहीं घूमता कृषि करने के लिए। इसके अलावा कृषि आती है जीविका कृषि, जिसे निर्वाह कृषि। कृषि 2 भागों में बांटी जाती है, एक निर्वाह कृषि, दूसरा वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि को फिर 2 भागों में हम बांटते हैं, जिसमें गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि।
तो इसमें एक आती है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्या है, पहले हम निर्वाह कृषि की बात करेंगे, ठीक है। उसके सब पार्ट्स जो बाद में उसको 2 भागों में बांटा जाता है वो बाद में। निर्वाह कृषि ये जीवन यापन के लिए जो कृषि की जाती है, इसमें क्या होता है, एक कृषक का परिवार लगा होता है, साधारण चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, अधिक श्रम लगता है और कृषि की जाती है अपने जीवन यापन के लिए। इसमें मुख्यतः गेहूँ और चावल की खेती की जाती है। अब जो निर्वाह कृषि, इसको 2 भागों में मैंने बताया, निर्वाह कृषि 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में क्या है कि इसमें भी बिल्कुल साधारण औजारों का इस्तेमाल किया जाता है, पुरानी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, परिवार अत्यधिक इसमें लगा होता है, यानी कि श्रम की अधिक मांग होती है। इसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए, गहन कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद, फर्टिलाइज़र्स का उपयोग किया जाता है, अधिक उत्पादन करने की कोशिश की जाती है। अब अधिक उत्पादन किस तरीके से होगा, जब नई प्रौद्योगिकी, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, हाई क्वालिटी सीड्स का यूज़ करेंगे, तो अच्छे किस्म के बीजों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा खाद का उपयोग और रासायनिक केमिकल फर्टिलाइज़र्स का भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दूसरी होती है आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि में यही आती है आपकी स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। स्थानांतरित कृषि मैं आपको बता चुकी हूँ अच्छे से। अब चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण ये राजस्थान, जम्मू कश्मीर में, भारत में ज़्यादा होता है और लद्दाख साइड में। और इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा ये पशुओं को लेके, भेड़, बकरी, ऊँट, गाय, इनको लेके लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, वो होता है चलवासी पशुचारण। ये जलवायु जब मतलब जलवायु की दशाएं जब परिवर्तित होती हैं, ऋतु परिवर्तन जब होता है, उसके अकॉर्डिंग प्रवास किया जाता है। एक पार्ट आई होप एक पार्ट आपको समझ आ गया होगा कि कृषि निर्वाह कृषि में विभाजित की जाती है। उसका दूसरा पार्ट है वाणिज्यिक कृषि। अब वाणिज्यिक कृषि में क्या आता है, वाणिज्यिक कृषि में एक तो आता है वाणिज्यिक अनाज कृषि, दूसरा आता है मिश्रित कृषि और तीसरा आता है आपका रोपण कृषि। मिश्रित कृषि हमने बताया कि भारत में मिश्रित कृषि की जाती है, जिसमें अनाज भी उगाया जाता है और पशुधन पालन भी किया जाता है। वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या होती है, उसमें इसमें लिखा भी होगा शायद, नहीं इसमें नोटेड नहीं है। वाणिज्यिक कृषि वो मैं आपको वैसे बता देती हूँ। वाणिज्यिक अनाज कृषि में गेहूं का, चावल का, इन चीज़ों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है और ये बाज़ार की दृष्टि से किया जाता है कि मतलब पैसे कमाने के उद्देश्य से। उसमें बिल्कुल नई तकनीक का उपयोग किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना, इन सब चीज़ों का यूज़ करके एक बड़े फॉर्म पे, मतलब एक बड़े खेत में, बड़े फार्म पे ये कृषि की जाती है। मोस्टली जैसे आपने यूएसए वगैरह में देखा होगा, उनके बारे में सुना होगा, अगर देखा नहीं होगा तो। अभी रोपण कृषि, रोपण कृषि में क्या होता है, रोपण कृषि में नगदी फसलें उगाई जाती हैं, व्यापारिक उद्देश्य के लिए उगाई जाती हैं ये। और इसमें मुख्यतः जो फसलें आती हैं वो रबड़, कोको, कहवा, चाय, इसके अलावा काजू, केला, गन्ना, ये रोपण कृषि हैं जो व्यापारिक उद्देश्य से की जाती हैं। इसके अलावा कुछ और फार्मिंग है, या मतलब वो कुछ और कृषि पद्धतियाँ हैं, जैसे कि डेयरी फार्मिंग है। डेयरी फार्मिंग में क्या करेंगे कि पशुओं का पालन किया जाएगा। डेयरी आप सबको भी पता होगा डेयरी क्या होती है, जहाँ बहुत सारी गाय भैंस पाली जाती है ना। अभी डेयरी फार्मिंग में यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को पाला जाएगा, लेकिन वो पशु कौन से होंगे, जो दूध देते होंगे, यानी कि दूध देने वाले पशुओं के पालन पोषण और उनके प्रजनन पर अधिक ध्यान दिया जाता है डेयरी फार्मिंग में। ट्रक फार्मिंग होता है, और ट्रक फार्मिंग में क्या करते हैं हम, यातायात, इसमें सबसे ज़्यादा
विकसित यातायात की ज़रूरत होती है तृतीय क्षेत्र की, जिसमें एक स्थान पे उगाई हुई सब्जियों को, फलों को या और जो भी फसल उगाई उसको ट्रकों की सहायता से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। होते ट्रक फार्मिंग। अब फसलें जैसे हमने बात की थी कि वो बाद में बताएंगे कब काटी जाती है और कौन सी इसमें शामिल होती हैं। तो अभी हम बात करेंगे खरीफ फसल की। खरीफ फसल कौन सी फसल? सावनी फसल। सावनी फसल यानी कि सावन का महीना। सावन का महीना कब होता है? जून जुलाई में। उस टाइम पे खरीफ फसल उगाई जाती है और इनको काटा जाता है सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, मिड सितंबर मिड अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है, इसका हार्वेस्टिंग टाइम होता है। सावनी फसलों में जो मुख्य फसलें हैं वो आएंगी आपकी जूट, चावल, मक्का, बाजरा, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल, तंबाकू। ये आपकी खरीफ की फसलें। और ये मोस्टली इसमें वो सभी फसलें आती हैं जिनमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए जो वर्षा वाला टाइम होता है ना, बारिश वाला टाइम, उस टाइम पे फसलें उगाई जाती हैं ताकि ज़्यादा सिंचाई अलग से हमें ना करनी पड़े, वर्षा जल ही पर्याप्त हो। इसमें मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कौन सी फसलें आएंगी। जूट, खरीफ फसलों में जूट, चावल, मक्का, बाजरा, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल, तंबाकू। क्लियर। नेक्स्ट है रबी की फसलें। रबी फसलें आषाढ़ी फसलें। अब आषाढ़ कब? अक्टूबर नवंबर। अभी भाई मिड अक्टूबर तक वो काट ली गई हैं आपकी खरीफ की फसलें। उसके बाद मिड अक्टूबर और नवंबर में, अब जिन्होंने सितंबर में काट ली अपनी, वो अक्टूबर में उगाना स्टार्ट कर देंगे। अब जिन्होंने अक्टूबर मिड में काटे वो नवंबर में। तो रबी की जो आषाढ़ी फसलें वो अक्टूबर नवंबर में उगाई जाती हैं और मिड अप्रैल मिड मई में काट ली जाती हैं। होली के टाइम पे मोस्टली काटी जाती है, उस टाइम पे पक जाती हैं। इसमें आपकी फसलें आएंगी गेहूँ, सरसों, चना, मटर, जौ, अरहर, मसूर। दालें हैं ये। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। रबी फसलों में गेहूँ, सरसों, चना, मटर, जौ, अरहर, मसूर। लास्ट बचती हैं आपकी चारा फसलें। चारा फसलें यानी कि जायद फसलें, जिसे चारा फसलें जिसे ग्रीष्म काल में बोते हैं। ग्रीष्म काल में भी कब? बारिश होने से पहले ही ये काट भी ली जाती हैं, क्योंकि वो कुछ ही टाइम बचा। अभी देखो अप्रैल मई में इनको काटा गया, जून जुलाई में इनको उगाया गया, बीच में टाइम कितना बचा? मई टू जून। मई टू जून में चारा फसलें उगाई जाती हैं जिनमें आपकी आती है सब्जियां, तरबूज, ककड़ी, ज्वार, खीरा। ये सब इस टाइम पे उगाई जाती हैं। आई होप एग्रीकल्चर टॉपिक अभी और ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। जो पॉइंट्स वहाँ रहे थे वो हमने यहाँ कवर करने की कोशिश की है। अगर अब भी कुछ लगा कि हाँ कोई पोर्शन रह गया है तो उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।